के साइड को आप देखें तो बीजेपी लीड कर रही है, 46 सीटों पे अब आगे है। सरकार बनाने के लिए 45 सीट चाहिए, 46 सीटों पे वो आगे हैं। अब इस पूरे चुनाव के जो अब तक परिणाम आए हैं रुझानों में, अभी तो परिणाम नहीं रुझानों, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असर यहाँ से बाजार और इकोनॉमी पे क्या होगा। और यही चीज़ समझाने के लिए हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुल डालमिया जुड़ चुके हैं। निकुल सर, हमने देखा कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, खासतौर पर दो बड़े स्टेट राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों स्टेट में बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ी है, खासतौर पे मध्य प्रदेश में, क्या ये बाजार के लिए बेहद शानदार संकेत है? मनीष, देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि दो जो बड़े स्टेट्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप मध्य प्रदेश और अगर आप राजस्थान की बात करें तो दो बड़े स्टेट्स हैं, इनका जीडीपी पे जो इम्पैक्ट है काफी बड़ा आता है। और यह स्टेट जो है इस समय काफी नई मैन्युफैक्चरिंग चीजों को लेकर के यहाँ पे सेटिंग हो रही है। अगर आप देखिए राजस्थान में किस प्रकार की नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अगर आप देखिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार की बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद और तमिलनाडु के बाद अगर आप स्टेट्स की गिनती करें तो ये दो बड़े स्टेट्स हैं। अब हम बात करते हैं बाजार की। बाजार के अंदर मार्केट एक ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ है। बाजार किस चीज से हमेशा चिंतित रहता है? वो अनसर्टेनिटी को लेकर के चिंतित रहता है। बाजार किस चीज को हमेशा वोट करता है? हम वोट की बात करें, बाजार हमेशा सर्टेनिटी को एक वोट करता है। तो एक इस पूरे इलेक्शंस को, स्टेट इलेक्शंस को हम एक प्रकार का सेमीफाइनल का मैच बोल रहे थे। और ये क्रिकेट का मैच नहीं है, क्रिकेट का खेल नहीं है मनीष, जहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर काफी चेंज हो सकता है। ये राजनीति है और राजनीति के अंदर आपको ट्रेंड, मोमेंटम समझना पड़ता है। तो इन नतीजों के बाद जाहिर है मार्केट एक प्रकार से आश्वासित हो जाएगा कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर मार्केट को जो चाहिए कंटिन्यूटी, वह शायद मिल जाए। तो यह मार्केट के हिसाब से काफी बड़ा इंडोर्समेंट है। अब बात करते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए मशीनीश, मार्केट में के अंदर पिछले हफ्ते ही हमने ब्रेकआउट देखा है और फ्राइडे को मार्केट ने एग्जिट पोल्स को देकर के रिएक्शन करा था। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, क्योंकि जो अभी नतीजे और रुझान हम देख रहे हैं, हो सकता है क्लीन स्वीप है। तो क्लीन स्वीप मेरे हिसाब से मार्केट फैक्टर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा उछाल आ सकता है। अब उछाल जो अभी तक हमने देखा है दिवाली के बाद आया है मनीष, उसमें ग्लोबल फैक्टर्स का योगदान था। तो 2 नवंबर 3 नवंबर से जो रैली चालू हुई, जो कि दिसंबर तक चली है, उसके अंदर ग्लोबल फैक्टर्स ने बहुत बड़ा हाथ प्ले आउट करा है। सो जो मार्केट गया है वो लोकल फैक्टर्स की वजह से नहीं गया है। क्या इस इलेक्शन के वजह से एक लोकल फैक्टर ट्रिगर इन हो जाएगा जो कि निफ्टी को एक कंफर्टेबल न्यू हाई पर ले जा करके वहां पर टिका देगा? तो हो सकता है वो हो। अब बात करते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कैश पर बैठे हैं, जिनका मानना था भाई वैल्यूएशन ज्यादा है, अगले साल बड़ा इलेक्शन आ रहा है, हम उसके बाद आएंगे। तो क्या वह जो इन्वेस्टर जिस समय कैश में बैठे हैं, विल दे बी फोर्स टू बाय शेयर? कि भाई आपने सेमीफाइनल में एक प्रकार का देख लिया कि बीजेपी और करंट गवर्नमेंट का कितना प्रभाव आ रहा है बड़े स्टेट्स में, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी हो रही है और जहां पर उन्होंने अच्छा काम करा है। तो क्या उसको लेकर के बड़े संस्थागत निवेशक जो साइडलाइंस पर हैं, 5-7-8% कैश पर हैं, जो मैं डीएसपी की सर्वे बता रही थी, विल दे बी फोर्स टू कम बैक अहेड ऑफ द इलेक्शन? तो मुझे लगता है ये होगा। तो हमने जो बात करी थी मनीष दिवाली से पहले कि भैया हैप्पी दिवाली से लेकर के मेरी क्रिसमस तक मार्केट में तेजी रह सकती है, मुझे लग रहा है कि हमने जो बात करी थी अब उसी बात को इंडोर्स करा जा रहा है, भले इवेंट्स हो, ग्लोबल फैक्टर्स हो या फिर आज के स्टेट इलेक्शन के नतीजे हो। मनीष, निकुंज सर, लगातार आप ये कह भी रहे थे, बीते 10 दिनों से लगातार निकुंज की नज़र में आप ये कह भी रहे थे कि बाजार में एक बड़ी तेजी जो है बाकी है और तेजी देखने को मिल सकती है। और आपने ये सीधे तौर पे कहा था कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद एफआईज की सबसे बड़ी बात यह है कि वापसी हो सकती है। मुझे एक चीज़ समझना है कि सामान्य तौर पर जब चुनाव की तरफ बढ़ती है सरकारें तो वो रिफॉर्म्स पे जोर कम कर देती है। अब जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी को अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिख रही है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले सरकार रिफॉर्म्स की गाड़ी को धीमी नहीं करेगी, उसमें रफ्तार जारी रहेगा? मनीष, इन स्टेट इलेक्शन के अंदर अगर आप देखिए किस बात की वजह से आपको लगता है सरकार बीजेपी को इस प्रकार का एडवांटेज मिला है, इसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हैं, जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशनिंग है, कोविड के बाद जिस प्रकार से इकोनॉमी को संभाला गया है और थोड़ी फ्रीबीज भी इस बार आप देखें तो आई है। तो मुझे क्या लगता है मनीष, अगर आप जीडीपी के आंकड़े देखें
जो कि शुक्रवार जो थर्सडे को आए थे, उस आंकड़ों से सीधा लग रहा है इस जो इकोनॉमी में अपलिफ्ट आ रहा है वो सरकारी स्पेंडिंग से आ रहा है। अगर सरकार को अब सरकार जो 2024 की तैयारी करेगी, उसको 2024 की तैयारी के लिए एक बड़ी एस्पेक्ट को ठीक करना पड़ेगा। वह यह है कि इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है इस समय ठीक नहीं है। वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से, कोविड की वजह से या फिर डिमांड की वजह से इस समय बहुत अच्छी शेप में इकोनॉमी नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में सरकार की स्पेंडिंग रूरल एरियाज में बढ़ेगी। तो फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर आप देखेंगे कि रूरल रिलेटेड स्टॉक्स में हम उछाल देख सकते हैं। देखिए 15 सितंबर से 1 जनवरी में मार्केट में जो नया हाई बनाया है उसमें निफ्टी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक हीरो मोटर कॉर्प रहा है। तो हीरो मोटर कॉर्प एक प्योर प्ले इस पर है, रूरल इंडिया पर है। तो मार्केट आपको बता रहा है कि स्पेंडिंग कहाँ पर हो रही है। सितंबर टू दिसंबर में जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑटो क्षेत्र के। सितंबर टू अक्टूबर में जो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं पावर डिनोमिनेटेड है। तो पावर और रूरल इंडिया के डिनोमिनेटेड जो सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है उन पे नजर रखनी चाहिए इन द रन अप टू द इलेक्शन। हो सकता है कि मार्केट के स्टैंड पॉइंट से ग्लोबल रिलेटेड सेक्टर्स आप अंडर परफॉर्म करें। फार्मा हो सकता है अंडर परफॉर्म करे, हो सकता है कि एक्सपोर्टर्स थोड़ा अंडर परफॉर्म करें बिकॉज ग्लोबली इकोनॉमीज इतनी अच्छी नहीं है। मगर लोकली बिकॉज सरकार का इतना बड़ा पुश है, जीएसटी के टैक्स कलेक्शंस अच्छे हैं, सरकार को पता है कि रूरल इंडिया को उनको ठीक करना पड़ेगा। जो के शेप इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं वो के अंदर थोड़ा उनको जो नीचे वाला के है उसको ऊपर करना पड़ेगा। थोड़ी फ्रीबीज और सब्सिडीज की रोल आउट की बातें होंगी, फ्री अनाज चावल की बातें होंगी, फ्री स्कीम्स की बातें होंगी, मोर एजुकेशन, मोर इन्वॉल्वमेंट, मोर इंक्लूजन, इस तरह की बातें आएंगी। तो इन सब बातों को लेकर के अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, मिडिल ऑफ द पिरामिड है, उसको हमेशा बेनिफिट मिलता है। तो वॉच आउट फॉर थीम्स विच हैव अंडर परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, विच इज रूरल रिलेटेड थीम्स, बॉटम ऑफ द पिरामिड रिलेटेड थीम्स, सेमी अर्बन जैसे हम बोल सकते हैं। और मार्केट शायद ये दिखा रहा है मनीष, इसी वजह से हीरो मोटर कॉर्प पिछले 3 महीनों में 25% चढ़ा है। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट इन द रन अप टू द इलेक्शन द बेस्ट सेक्टर टू बी इन इज सेक्टर्स व्हिच विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ रूरल डिमांड एंड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पुश इन सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया। मनीष निकुंज, कविता बोल रही हूँ। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि थीम्स पर हमें नजर रखनी होगी आगे जाते हुए, एक बहुत बड़ा सवाल जो कि तमाम रुझानों को देखते हुए भी सामने आ रहा है, और भले ही एक हमेशा अच्छी नहीं मानी जाती है, मगर हमें एक चीज से आंख हम नहीं मीट सकते हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द पॉलिटिकल कंपटीशन। अगर आप दोनों को मिलाएं तो हम इनको फ्रीबीज बोल सकते हैं, मगर मैं इनको नेसेसिटीज भी बोलूंगा। मेरे हिसाब से जिनको हम एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में फ्रीबीज बोलते हैं, सब्सिडीज बोलते हैं, आई थिंक सम ऑफ देम आर आल्सो नेसेसिटीज टू अंडरस्टैंड दैट मुंबई शहर के बाहर जो इंडिया है उसकी वास्तविकता क्या है और वहाँ पे हकीकत क्या है। तो मुझे लगता है कि इस समय उस पूरे के पूरे सेगमेंट को, उस पूरे के पूरे तकबे को मुझे लगता है कि इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ नहीं आई है। अब जहाँ तक फ्रीबीज की हम बात करते हैं, देखिए फ्रीबीज को मैनेज करने की समस्या आती है जब आपके पास कमाई के साधन कम हो। कमाई के साधन सरकार के क्या होते हैं? टैक्सेस, भले वो डायरेक्ट टैक्सेस हों, भले वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, भले वो स्टेट के लेवल पर टैक्सेस हों या सेंट्रल के लेवल पर टैक्सेस हों। तो मुझे लगता है कि इस समय टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा है, भले वो जीएसटी का जैसे मैंने कहा स्टेट और सेंट्रल लेवल पर, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत चिंता का विषय होगा। देखिए फ्रीबीज का इम्पैक्ट, एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता है, मगर सरकार का पुश इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से मल्टीप्लायर इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो रहा है। तो जैसे हम फ्रीबीज और सब्सिडीज बोलते हैं, हालांकि एक प्योर इकोनॉमिस्ट आपको बोलेंगे जी दिस इज नॉट द बेस्ट स्पिरिट, ये तो वोट जीतने की बात हो गई। तो वो एक पॉलिटिकल एंगल जरूर है, एक कंपल्शन जरूर है, मगर मैं हमेशा कहता हूँ भाई एक हिंदुस्तान जो है वो एक इसकी वास्तविकता भी कुछ होती है और शायद हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत बड़ी मार पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर कुछ साल पहले फार्म लोन वेवर हुए थे, तो फार्म लोन वेवर हर इलेक्शन में आते हैं, मगर इट्स बीन हैंडल एट द स्टेट लेवल वेरी वेल, लार्जली बिकॉज द बॉयंसी ऑफ द इकोनॉमी। तो उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कविता जी, निकुंज, अभिषेक बोल रहा हूँ। निकुंज, दो छोटे छोटे सवालों को क्लब करूंगा। एक तो आपने कहा कि फ्रीबीज को लेकर आप अपनी राय रख रहे थे,
आपसे ये समझना चाहेंगे क्या जो फ्रीबीज जो होती हैं, जो लोगों के हाथ में जो सीधे पैसे दिए जाते हैं, तो चूंकि आप कह रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी थोड़ी सी पेन में है, क्या वहाँ थोड़ा सा कंजम्पशन सुधारने में मदद करती है? और दूसरी चीज़, अब चूंकि बाजार चाहता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ना हो, मेजोरिटी वाली सरकार हो, तो क्या जो सरकारें अब जो आएंगी सत्ता में, क्या रिफॉर्म को लेकर भी हम थोड़ी सी बेहतर स्थितियां देखेंगे इन राज्यों में? अभिषेक देखिए, इस बार अगर हम इंडियन वोटर को समझें अभिषेक, तो इंडियन वोटर अब डिसाइसिव मैंडेट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टेट पर डिसाइसिव मैंडेट्स हमेशा आती थी। अगर आप देखें तो अब सब जगह पर डिसाइसिव मैंडेट्स आ रही हैं, और जब डिसाइसिव मैंडेट्स आती हैं तो जो आपका वोटर है वह बोल रहा है जी आपने जो हमें मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करा, हम आपको उसी बात पर वोट दे रहे हैं। तो जब एक डिसाइसिव मैंडेट आती है और जो पॉलिटिकल मैंडेट से आप आते हैं, तो उसको लेकर के हमेशा जो आपका इफेक्ट होता है ज्यादा होता है। दूसरा, आप देखिए राजस्थान एक बड़ा स्टेट है। अब राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, बड़ी सीट्स हैं। क्योंकि वह अब बीजेपी स्टेट बन जाता है, मध्य प्रदेश बीजेपी स्टेट हो जाएगा, अगर छत्तीसगढ़ हो जाता है, यूपी बीजेपी के पास है, तो सेंटर वर्सेस स्टेट की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा स्मूथ रोल आउट होगा। भले ही वह कोई, अब अगर आप देखिए तो एक समय था कि भाई सरकार हमेशा बोलती थी कि भाई आप जो इसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर जो आयकर है, जो टैक्सेस है, वो कम करें। वो नॉन बीजेपी स्टेट कभी कम करते नहीं थे। सरकार बोलती थी भी नॉन बीजेपी स्टेट को बोलिए कम करेंगे, हम कम करेंगे। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल के तालमेल से ही काम चल सकता है, मगर क्योंकि स्टेट और सेंट्रल का तालमेल नहीं होता है, जिसे हम पॉलिटिकल कंपल्शन बोल सकते हैं, उसकी वजह से कई रियल पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस नहीं होते हैं। तो मेरा यह मानना है कि जब भी वोटर किसी प्रकार का क्लियर मैंडेट देता है, और क्लियर मैंडेट जब दिया जाता है कि हम आपसे सहमत हैं, हम आप पे भरोसा रखते हैं, आपने ये प्रॉमिसेस रखी हैं और आप उन प्रॉमिसेस को फुलफिल करने का जो वादा है, हम आपको उसका मौका देना चाहते हैं, तो रिफॉर्म प्रोसेस हमेशा ही देखा जाता है। अगर आप देखें इंडिया के सेंट्रल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर जब भी कोalition गवर्नमेंट आई है, उसने हमेशा पॉलिसी को लेकर के डामोडाल हुआ है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, कितनी बार यहाँ पर कोalition को लेकर के चेंजेस हुए हैं, कितनी बार इस समय हम देखें पॉलिसी मेकिंग बैक एंड फोर्थ हुई है। तो क्लियर मैंडेट जो होता है हमेशा अच्छा मैंडेट होता है, और रिफॉर्म प्रोसेस को हमेशा वो इजीली रोल आउट करता है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इन नतीजों का बाजार के लिए क्या मायने हैं, इकोनॉमी के लिए किस तरह से देखना चाहिए, ये सब कुछ बहुत ही विस्तार से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमें समझाने के लिए